हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ यूपीडीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस का एमसीक्यू टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहीं से थीम्स जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। आज से आप सभी को यूपीडीएलएड का हर नोट्स, एमसीक्यू टाइप्स, वेरी शॉर्ट और मैराथन क्लास आप लोग की प्रोवाइड कर दी जाएगी। फर्स्टली मैं इस वीडियो में आपके सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस जो प्रोवाइड करने वाली हूँ वो मुझे नहीं लगता किसी भी और चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रही हूँ, हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो प्रोवाइड करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई वर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस का फर्स्ट चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। वीडियो का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित दिए गए यातायात साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, मोटरसाइकिल और ऊँट। सीधे सीधे आपको आंसर पता है कि मोटरसाइकिल, क्योंकि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊँट ये कोई आपके साइंस की देन नहीं है। सेकंड की अगर बात करें, विज्ञान में किस क्षेत्र में लाभ हुआ है? विज्ञान के किस क्षेत्र में? शिक्षा में, दूरसंचार, कृषि, उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता है कि ये तीनों आपके, इन तीनों जो आपके क्षेत्र हैं साइंस में, इन सभी में तीनों में लाभ हुआ है। तो इन तीनों का आंसर है उपरोक्त सभी। तो थर्ड की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन प्रभावित हुआ, मृत्यु दर में बहुत वृद्धि हुई, बेरोजगारी में सुधार हुआ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर है फर्स्ट, मानव जीवन प्रभावित हुआ प्रौद्योगिकी के विकास से। फोर्थ की अगर बात करें, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। और ऑटो हान ने, मार्कोनी ने, एडिशन ने या विलियम रोंटजेंस ने। तो सीधे सीधे आंसर है इसका डी, विलियम रोंटजेंस ने। बात करते हैं यातायात का साधन। यातायात का साधन क्या है? कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन या रेलगाड़ी। यातायात का साधन आप सभी को पता है कि रेलगाड़ी होता है। बात करते हैं निम्नलिखित साधनों में से सबसे तीव्र चाल, स्कूटर, कार, वायुयान या रेलगाड़ी। वायुयान की चाल सबसे ज्यादा तीव्र होती है साधनों में। तो इसका आंसर है बी। तो अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र यानी कि प्रेशर एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। नंबर 1 है, दाब का मात्रक है। बहुत इजी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसका आंसर है डी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं सेकंड की, दाब का सूत्र किसे कहते हैं? P = F/A या फिर B P = A/F या A और B दोनों या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है A। आप सभी को पता है कि प्रेशर यानी कि दाब का सूत्र होता है P = F/A। P प्रेशर होता है, F आपका फोर्स होता है, A होता है आपका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं थर्ड की, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? A B C D यानी कि 101325 पास्कल। इसका आंसर होता है A। अब बात करते हैं फोर्थ की, यानी कि कैस्कोग्राफ का उपयोग होता है विद्युत धारा मापने में, ध्वनि की तीव्रता मापने में, ऊंचाई मापने में, पौधों की वृद्धि का अभिलेखन करने में। क्रैशकोग्राफ का उपयोग गाइस सिर्फ पेड़ों की जो हाइट होती है, ग्रोथ होती है, उसके अभिलेखन के लिए ही हम कर सकते हैं। फिफ्थ की अगर बात करें, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र, रेक्टिफायर, कन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर या ये सभी। इसका आंसर है प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन करने के लिए सिर्फ ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। आप सभी को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। 6 की बात करते हैं, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल यानी कि त्वरण, उत्प्रेक्ष, B या D और दाब। तो इसका आंसर है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? प्रेशर यानी कि दाब। वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? विद्युत धारा मापन में किया जाता है, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में या विभवांतर मापन में, या ये सभी। तो आप सभी को पता है वोल्ट मीटर का उपयोग हम करते हैं विभवांतर मापन के लिए। दाब अधिक होता है बैठने पर, 2 पैर से खड़े होने पर, 1 पैर से खड़े होने पर, लेटने पर। तो दाब अधिक होता है गाइस आपका 1 पैर से खड़े होने पर। अब बात करते हैं 9th की, किसी तल पर दाब उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी तल पर दाब उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर हो गया है बी। बात करते हैं 10th की, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल
वस्तु का भार अतः वस्तु जल में डूब जाएगी, वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, या वस्तु सतह के नीचे पर डूबी हुई तैरेगी। तो इसका आंसर है किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल इक्वल टू वस्तु का भार वस्तु सतह पर तैरेगी। किस कारण? उत्प्लावन बल के कारण। सो गाइस, अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंग। तो इसका फर्स्ट है, निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? व्हेल, विषाणु, अमीबा या सर्प। आप सभी को पता है कि अमीबा हमारा जो है वो एक कोशिकीय जीव यानी कि एक कोशिकीय जीव होता है। पुष्प का नर भाग है स्त्रीकेशर, पुंकेश्वर या फिर दलपुंज या बाह्य दल। तो इसका आंसर होता है पुष्प का नर भाग जो होता है उसे हम बोलते हैं पुंकेशर। एपीए हार्मोन की उपस्थिति तने की वृद्धि को करती है मंद, तीव्र, अधिक तीव्र, इनमें से कोई नहीं। तो एपीए हार्मोन की उपस्थिति से तने की वृद्धि को मंद कर देती है। गाइस, ये चीज आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि को कहते हैं बाह्य स्रावी, ए व बी दोनों, या अंतःस्रावी, ये सभी। तो हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि को हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र स्थित होते हैं ऊपरी सतह पर होते हैं, निचली सतह पर होते हैं, पर्णधार पर होते हैं, ए तथा बी। पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र ऊपरी सतह पर पत्ती के स्थित होते हैं। तो इसका आंसर है ए। अब 6 की अगर बात करें, अंगूरों का आकार व गुच्छों की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका उपयोग करते हैं? जिब्रेलिन्स का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर है अंगूरों का उपयोग व गुच्छा का लंबाई बढ़ाने के लिए अगर आए तो आप लोग का आंसर होगा जिब्रेलिन्स। बात करते हैं, पौधों में परिसंचरण तंत्र का अंग है। तना होता है, जड़ें होती है, परागकण होता है या पुंकेश्वर होता है। तो इसका आंसर होता है पौधों में परिसंचरण तंत्र का अंग जो होता है उसे हम तना कहते हैं। बात करते हैं 8 की, जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या होता है? भोजन संवहन करना, भोजन निर्माण करना, ये सभी है पसीना तथा मूत्र निकालना। तो बिल्कुल इसका आंसर सी है। जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का कार्य सिर्फ होता है पसीना व मूत्र तंत्र निकालना। ठीक है। अब बात करते हैं 9 की, मनुष्य में वृक्कों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। मूत्र नलिकाएं, शुक्र जनन नलिकाएं, नेफ्रिडिया या वृक्क नलिकाएं। तो इसका आंसर है मनुष्य में वृक्कों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां नेफ्रिडिया होती हैं। वनस्पति में मुख्य जनन अंग होता है पुष्प का, तना का, पत्तियां, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होता है वनस्पति में मुख्य जनन का अंग जो होता है उसे हम पुष्प कहते हैं। अब बात करते हैं 4th चैप्टर की। तो अब बात करते हैं आपके 4th चैप्टर यानी कि सूक्ष्म जीवों का संसार, वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नंबर 1 है फल संरक्षण करते हैं। क्या करते हैं? कोल्ड स्टोरेज करते हैं, यानी कि अगर आप लोग के फल खराब ना हो इसलिए हम क्या करते हैं? फ्रिज में उनको रख देते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटी का रहता है, मनुष्य के कोलन में होता है, मनुष्य की गुहा में होता है, मनुष्य के आमाशय में होता है, मनुष्य की मुहुक्य गुहिका में होता है। तो बिल्कुल मनुष्य के आमाशय में ही एंट अमीबा हिस्टोलिटी का रहता है। सूक्ष्म जीव है शैवाल, कवक, ए व बी दोनों या कोई नहीं। तो शैवाल और कवक दोनों ही हमारे सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। पार्या रोग के कारण क्या होता है? पार्या रोग का कारण होता है एंट अमीबा जिंजेवेलिस, यानी कि एंट अमीबा जिंजेवेलिस के कारण हमें पार्या रोग होता है। अगर आप लोग से कोई पूछे कि पार्या रोग किस कारण होता है तो एंट अमीबा जिंजेवेलिस माने होता है। जुकाम रोग किसे कहते हैं? मैं आपको बता सकती हूँ, सीधे सीधे संक्रामक रोग होता है, क्योंकि संक्रामक रोग हम उसे कहते हैं जो हमें सामने वाले से हो सकता है, यानी कि जुकाम, खांसी। जैसे कि आप लोग को पता है कि कोविड जो अब आजकल चल रहा है उसको भी हम संक्रामक रोग के आधार पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं 6th, सूक्ष्म जीव जीव जंतुओं के लिए दोस्त व दुश्मन है। कथन है, सत्य कथन है, सूक्ष्म जीव हमारे जीव जंतुओं के दोस्त भी हो सकते हैं व दुश्मन भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं TMV में होता है RNA प्लस प्रोटीन, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन जो वो होता है TMV में। अब बात करते हैं निमोनिया रोग जीवाणुओं से होता है, ए से होता है, बी से होता है, सी से होता है या डी से होता है। तो इसका आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण निमोनिया रोग जीवाणु से होता है। अब बात करते हैं पेय 9th है, पेय पदार्थ की परिरक्षित करने में कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर होता है सीधे सीधे बी, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड तथा सोडियम बेंजोइड के कारण होता है।
10 है कमरे के तापक्रम पर जीवाणु तेजी से क्रम करते हैं, वृद्धि में, विकास में, प्रदूषण में या निवास में। तो कमरे के तापक्रम पर जीवाणु तेजी से ही वृद्धि करते हैं। अब बात करते हैं 11 की बहुकोशिकीय संरचना खमीर की होती है, जीवाणु की होती है, फफूंद की होती है, ये सभी। तो इसका आंसर है बी फफूंद। जिसने चैप्टर बहुत सही से पढ़ा है वो बिना मेरे आंसर चेक करे भी आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जीवाणु को देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं है, कैमरे द्वारा। तो आप सभी को पता है कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही सबसे पहले जीवाणुओं को खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ओके, अब बात करते हैं इसके लास्ट एमसीक्यू की। लास्ट एमसीक्यू है इस चैप्टर का, अरस्तु का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को किसका जनक कहा जाता है? किसका जनक कहा जाता है? रसायन विज्ञान का। ठीक है, तो गाइस अब बात करते हैं आपके साइंस के 5th चैप्टर की, जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूनिवर्स ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्राकृतिक संपदा तथा ब्रह्मांड जीव। इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं आते हैं, लेकिन आप सभी को पता है हर चैप्टर से 5-5 एमसीक्यू आते हैं हर सब्जेक्ट में, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं कहलाती है, प्राकृतिक संसाधन कहलाती है, साधन कहलाती हैं, जीवन या ऊर्जा। तो इसका आंसर है प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं, यानी कि प्रकृति प्रदत्त यानी कि जो वस्तुएं हमें प्रकृति से मिलती है उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। नंबर 2 है एक बार समाप्त हो जाने के बाद इन संसाधनों का उपयोग संभव नहीं है। नवीनीकरणीय संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन या कि खाद्य संसाधन यानी प्रकाश। तो इसका आंसर है बी, एक बार समाप्त हो जाने के बाद इन संसाधनों का उपयोग संभव नहीं है, तो वो है नवीनीकरणीय संसाधन। बात करते हैं 3rd की, जो कि है भारत सरकार ने वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम पारित किया था। कब किया था? 1980 में किया था। ये क्वेश्चन काफी बार एमसीक्यू में पूछा गया 3rd सेमेस्टर में। 4th की बात करते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला देश किसको बोला जाता है? कोलंबिया, भारत, चीन, ब्राजील। तो बोला जाता है ए, यानी कि कोलंबिया को हमारे देश मतलब वर्ल्ड का सर्वाधिक वर्षा वाला देश बोला जाता है। भूमि संसाधन का एक हिस्सा है, खनिज है, आग है, वायु है, हवा है। तो इन तीनों में से कोई नहीं है, ना आग, ना हवा, ना वायु। तो खनिज है वो भूमि संसाधन का ही एक हिस्सा है। अब बात करते हैं लौह अयस्क में अच्छी मात्रा लवण की होती है, पानी की या तांबा की। तो इसका आंसर है लौह अयस्क में अच्छी मात्रा होती है लोहे की। अब बात करते हैं आपके 7th एमसीक्यू, यानी कि अकार्बनिक खनिजों में नहीं होता जीवाश्म, हवा, गैस, जीव। तो गाइस हवा भी होती है, गैस भी होती है, जीव भी होती है, लेकिन जो नहीं होता वो होता है जीवाश्म। अब बात करते हैं चूने का रासायनिक नाम, जो कि आपका वेरी शॉर्ट में बहुत पूछा गया, आप लोग टिक लगा लीजिए इसको। कैल्शियम कार्बोनेट या सभी। तो CaCO3। बात करते हैं 9th की, भारत में गिद्ध की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 20 होती हैं, 10 होती हैं, 9 होती है, 5 होती है। तो इसका आंसर है भारत में गिद्ध की प्रजातियां सिर्फ 9 ही पाई जाती हैं भारत में। बाघ परियोजना लॉन्च की गई थी 2000 में, 2011 में, 1920 में या 1993 में। तो इसका आंसर है भारत में बाघ की परियोजना जो लॉन्च की गई थी वो थी 1993 में। तो यहाँ आपका 5th चैप्टर भी खत्म होता है। बात करते हैं आपके 6th चैप्टर की। तो गाइज अब बात करते हैं आपके 6th चैप्टर की, जो कि है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसका पहला है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, या इसका मतलब यह है कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। तो इसका आंसर है बी। अब बात करते हैं 2nd की, हाइड्रोकार्बन के रूप में संतृप्त कार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है संतृप्त कार्बन एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में होता है हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में से कार्बन नहीं पाया जाता? कोयला में, चीनी में, रोटी में, नमक में। तो कार्बन जो नहीं पाया जाता वो है नमक में। कोयला, चीनी, रोटी, इन तीनों में कार्बन पाया जाता है। बात करते हैं 4th की, कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है कोलतार, पेट्रोलियम, कोलतार एवं पेट्रोलियम, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत होते हैं 2, कोलतार एवं पेट्रोलियम। अब बात करते हैं 5th की, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है केवल मुक्त अवस्था में, केवल यौगिक अवस्था में, मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में, केवल अपने अपरूपों में। तो इसका आंसर है सी, यानी कि मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में प्रकृति के कार्बन में पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो बात करते हैं आपके 6 की, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है जंतुक चारकोल, ग्रेफाइट, कोयला यानी कोयला या लकड़ी का चारकोल। तो इसका आंसर है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप को हम कहते हैं ग्रेफाइट। कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? मेथेन, एथेन, एथिलीन, ब्यूटेन। तो गाइस ब्यूटेन की कुकिंग गैस में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा होती है। निम्नलिखित में सबसे अधिक कठोर कौन है? ग्रेफाइट,
हीरा, कोयला, जंतु, चारकोल। आंसर है ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट इसलिए अधिक कठोर माना जाता है क्योंकि इसे टूटने में भी बहुत वक्त लगता है। आप सभी को पता है कि ग्रेफाइट यानी कि हम हीरे का भी हम लोग शीशे को काटने में उपयोग करते हैं। तो अब बात करते हैं आपके 7 चैप्टर की। सो गाइस, तो बात करते हैं आपके 8th चैप्टर जो कि है आपका असंक्रामक रोग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी। बात करते हैं फर्स्ट की, मधुमेह रोग का संबंध किससे होता है? उपापचय से, मानसिक से, पाचन या शारीरिक से? तो मानसिक से भी नहीं होता है मधुमेह रोग का संबंध, पाचन से भी नहीं होता है, शारीरिक से भी नहीं होता है। इसका आंसर है ए यानी कि उपापचय। मधुमेह रोग में निम्नलिखित का स्राव कम होता है? जठर रस का, थायरॉक्सिन का, इंसुलिन या शर्करा का? तो मधुमेह रोग में निम्नलिखित का स्राव कम होता है? इंसुलिन का, इंसुलिन हार्मोन का। थर्ड है, आयु बढ़ने के साथ ही क्या कमजोर हो जाता है? पित्ताशय, आमाशय, हृदय या धमनियां? तो गाइस, हमारी आयु बढ़ने के साथ साथ इंसान की धमनियां कमजोर हो जाती हैं। फोर्थ है, उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? 5, 4, 3, 2। अगर आपके एमसीक्यू में 5 या 4 या 3 या 2 आए तो आपका जो आंसर है वो है 3। मधुमेह कितने प्रकार का होता है? मधुमेह 2 प्रकार का होता है। मधुमेह रोग में रक्त में निम्नलिखित में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? शर्करा की, नमक की, पिट्यूटरी ग्लैंड की या इंसुलिन हार्मोन की? तो शर्करा की। मधुमेह में रक्त में निम्नलिखित में से मात्रा जो है वो मधुमेह में रक्त की मात्रा जो है उसमें नहीं, मधुमेह में रक्त की मात्रा में शर्करा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मध्य उच्च ताप रक्तचाप का लक्षण है? मांसपेशियों में खिंचाव, तीव्र घबराहट, तीव्र सरदर्द या बी और सी? तो बी और सी है, तीव्र घबराहट और तीव्र सरदर्द जो है वो होने लग जाता है, जिसके लक्षण होते हैं मध्य उच्च। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग नहीं है? कोरोना, थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी गाइस, ठीक है, या फिर इसका आंसर है थायरोइडिज्म। इसका आंसर है डी। हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होता है? मानसिक तनाव होता है, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो इसका आंसर है हार्ट अटैक का कारण हो जाता है। बात करते हैं आदर्श डायस्टोलिक दबाव होता है 70 से 90 mmHg का। बात करते हैं प्रकुंचन दबाव वृद्धावस्था में कितना होता है? 70 से 90, 80 से 100, 130 से 150 या 60 से 70? तो बिल्कुल करेक्ट जो आंसर है वो है आपका 130 से 150। 12 है, आनुवंशिक रोग है? मधुमेह है, वर्णांधता, अस्थमा या ये सभी? तो ये तीनों जो होते हैं वो आनुवंशिक रोग के होते हैं। संक्रामक रोग है? हैजा, पीलिया, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल है, संक्रामक रोग होता है हैजा और पीलिया। अब बात करते हैं मधुमेह में किस दवा को प्रयुक्त किया जाता है? इंसुलिन का हम लोग प्रयुक्त करते हैं दवा के रूप में मधुमेह में। अब बात करते हैं रुधिर दबाव पर किसके कारण नहीं होता? रुधिर की श्यानता पर या खाना खाने से रुधिर दबाव पर प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका 8th चैप्टर है, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय असंतुलन। बात कर रहे थे आपके 8th चैप्टर की। नंबर 1 है, जलीय वातावरण में पाया जाने वाला सब पौधा होता है? सिंघाड़ा, आलू, मक्का, मटर? तो जलीय वातावरण में आप सभी को पता है सिंघाड़ा पाया जाता है, बहुत कीचड़ों में, सभी को पता है। नंबर 2, समुद्री जंतु है? हाइड्रा, तारामीन, जौ या युगलिना? तो इसका आंसर है तारामीन जो है हमारा समुद्री जंतु के नाम से जाना जाता है या होता है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 1952 में या 74 में या 68 में? तो इसका आंसर है भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। रेगिस्तान मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? सभी को पता है ऊंट को हम लोग रेगिस्तान का मरुस्थलीय जहाज कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा, प्रकाश, जीवाश्म ईंधन, ये तीनों ही आपको प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब बात करते हैं आपके 6 की, प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज्यादा मैंने देखा था 2014 और 15 में रेगुलर ये एमसीक्यू में पूछा गया था। तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1973। ओजोन गैस क्या होती है? O3 को हम लोग ओजोन गैस के फॉर्मूले से जानते हैं। ब्रह्मांड की ऊंचाई कितनी किलोमीटर से प्रारंभ होती है? लगभग 700 किलोमीटर से वायुमंडल की ऊंचाई होती है। तो बात करते हैं 9th की, चमगादड़ को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? स्तनपायी में, कीट में, सरीसृप में या पक्षी में? तो चमगादड़ को हम लोग स्तनपायी श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कौन सी गैस प्रभावित करती है? NH3, SO4, CO2 या H2O? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की। सो गाइज, ये है आपका साइंस का 9th चैप्टर जो कि हमारे बहुविकल्पी यही खत्म होते हैं। ऊष्मा
प्रकाश एवं ध्वनि से बहुत ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं प्रकाश प्राप्त होता है कहाँ से? तारे से, सूर्य से, मोमबत्ती से। सभी को पता है कि लाइट हमें किससे प्राप्त होती है? तारे से भी होती है, सूर्य से भी होती है, मोमबत्ती से, तो इन सभी में होती है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? वास्तविक और आभासी। ए और बी दोनों इसका आंसर है, क्योंकि प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब। यानी कि एक प्रतिबिंब वो जो वास्तविक में होता है, एक प्रतिबिंब वो जो हम आभास करते हैं। हर्ट्ज मात्रक होता है ऊर्जा का, आयाम का या आवृत्ति का, तो इसका आंसर होता है बी। आवर्तकाल टी तथा आवृत्ति एन के बीच संबंध क्या होता है? टी इंटू एन इक्वल टू 1। आवर्तकाल टी और आवृत्ति एन के बीच संबंध होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं गाइज? लेंस दो के प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल लेंस। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। कैसी बनाता है? सीधा, आभासी और छोटा जो है वो अवतल लेंस बनाता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है गाइज? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेंटीमीटर। सॉरी गाइज, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बात करते हैं दीप्त वस्तु है, चांद को हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं। गाइज और लोगों ने भी अपने चैनल पर बहुत सारी यूट्यूब की वीडियो डाल रखी है एमसीक्यू की, लेकिन जहां तक मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो एमसीक्यू जो आप चाहे तो हर चैनल पर सर्च कर सकते हैं, आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे। लोग राजन की, पवन की सीरीज, ये सब लोग आपको इस चीज़ की आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं। मैं आपको वो एमसीक्यू नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, वो एमसीक्यू प्रोवाइड कर रही हूँ जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, वो बुक्स के एमसीक्यू मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। आवर्धन का सूत्र हम लोग किसे कहते हैं? m=i/a, हम लोग इसे आवर्धन का सूत्र कहते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है? A1/v - 1/u = 1/f। बर्फ का तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सॉरी। द्रव के जल वाष्प में बदलने की क्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। किसी वस्तु का तापमान निर्धारित होता है अणुओं की गतिज ऊर्जा द्वारा, किसी वस्तु का तापमान निर्धारित होता है। थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं, क्यों? इसकी क्वथनांक अधिक होता है, यह चमकदार होता है, इसका वाष्पन दाब कम होता है, ये सभी इसके आंसर होते हैं। सूर्य का ताप मापा जाता है किससे? उत्तम मापी द्वारा हम लोग सूर्य का ताप मापते हैं। ये आप लोग याद कर सकते हैं, एमसीक्यू में नहीं, आपका वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। वस्तु ए का द्रव्यमान बी से अधिक होता है, दोनों का समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है, किसका ताप अधिक होता है? बिल्कुल वस्तु ए का जो द्रव्यमान है वो बी से अधिक है, तो इसका किसका सबसे अधिक होगा तापमान? वो होगा ए का। 1 कैलोरी होती है 4.18 जूल। पानी कितने डिग्री पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब बात करते हैं घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है, क्यों? चालन द्वारा। ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं हम लोग? ऊष्मा का सुचालक आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी, 11th में भी, 12th में भी, तो इसका आंसर है तांबा। द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है संवहन द्वारा। संवहन विधि द्वारा हम लोग द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है, किस कारण आती है? विकिरण द्वारा। कुकर में प्लास्टिक का हैंडल लगा रहता है क्योंकि हैंडल गर्म नहीं हो, जिससे कि आप लोग उसे आसानी से पकड़ सके। किस ठोस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है? एल्यूमिनियम को अगर हम लोग गर्म करते तो उसका जो आयतन है यानी कि वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, वो पिघल जाता है। ठीक है। तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है किस कारण? आघात से होती है। वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कितनी होती है? क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। ध्वनि का वेग होता है, तो बात करते हैं आपकी प्रतिध्वनि सुनने के समय अंतराल आवश्यक है 1/10 सेकंड। सितार में ध्वनि उत्पन्न होती है रगड़ने से, आघात से, खींचने से, फूंक मारने से, तो बिल्कुल गलत। सितार में ध्वनि उत्पन्न होती है रगड़ने से, जब हम लोग उसे बजाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 33 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में ध्वनि की चाल होती है 0। किसी वस्तु पर मिलने वाली प्रकाश किरणें होती हैं अभिसारी। ठीक है। उत्तल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। क्राउन काट का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.52। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में नहीं परिवर्तित होती। क्या नहीं होती? आवृत्ति हमारी परिवर्तित नहीं होती। क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री का होता है। आप लोग याद कर लीजिए, वेरी शॉर्ट भी इससे पूछा जाता है। उत्तल लेंस के सामने 2f यानी कि 2 फोकस पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब की विशेषता होती है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा।
अंग्रेजी में किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उस अक्षर की तरह नहीं होता, तो एंड का जो है वो होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और एमसीक्यू इतने कुछ समझाने के लिए नहीं गए, बस आप लोग इन्हें भी याद कर लेंगे आपके एमसीक्यू, तो आप लोग एमसीक्यू अच्छे से पढ़ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।